कहानी समझाएंगे आपको। तो देखिए सर, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या पोर्शन है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, और मैटर एंड मैग्नेटिज्म। ये मैटर एंड मैग्नेटिज्म है पूरा पूरा, मतलब उसमें फिर आपका ईएमआई है, उसमें फिर आपका एसी है। ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है दैट कम्स अंडर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्शन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डायनेमिक्स के अंदर आता है। तो विल स्टार्ट ऑब्वियसली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहला टॉपिक डाल लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। डालिए सर टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखिए सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें स्टार्ट होता है आपका कूलम्स लॉ से। बच्चों वाली बातें हैं, बहुत ज्यादा अपन टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक है, एक चीज आप लोगों को याद होगी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ एन टाइम्स ऑफ ई। तो मैं पहले फॉर्मूलाज लिखूंगा ताकि आपको फॉर्मूले का रिवीजन हो। यहाँ पर ऑब्वियसली मैं ड्राइव तो नहीं कर सकता किसी चीज को, तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखूंगा ताकि आपको फॉर्मूले का रिवीजन हो जाए, और उसके बाद उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। यही काम कर सकते हैं हम, तो यही करेंगे। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो कूलम्स लॉ से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कूलम्स लॉ से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो कूलम्स लॉ में आपको दो तरह की चीजें होती है। पहले तो कूलम्स लॉ में आपको ये बोला जाए कि सर ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ r। तो इन दोनों में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। और इतना तो आप पढ़ के आए ही होंगे कि कब रिपल्सिव फोर्स लगेगा, कब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, दैट यू ऑल नो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें तो ये एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कूलम्स लॉ से रिलेटेड। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कूलम्स लॉ से रिलेटेड कि अगर ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, Q1 एंड Q2, तो वेयर शुड थर्ड चार्ज, लेट अस से थर्ड चार्ज Q मस्ट बी प्लेस्ड इन बिटवीन द टू चार्जेस सो दैट इट एक्सपीरियंसेस जीरो फोर्स। अच्छा, ये तीसरा चार्ज इन बिटवीन तभी रखाएगा जब ये दोनों एंड वाले चार्जेस लाइक चार्जेस हों। तो तीसरा वाला चार्ज इस पे कहाँ रखाएगा, इन बिटवीन कहीं पे रखाएगा। और इसको हम कह सकते हैं, इस पे हमें क्या चाहिए, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। अगर तीसरा वाला चार्ज, अगर ये जो एंड पे रखे हुए चार्जेस हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता, ठीक है, मतलब अगर ये प्लस या माइनस क्यू, ये प्लस या माइनस क्यू, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो, मतलब ये ऐसा लिख देता हूँ, ये इसमें मैं लिख देता हूँ Q1 and Q2 are like charges। like charges मतलब either they are positive और they are negative, like charges। इसी केस में अगर ऐसा हो जाए कि सर ये Q1 और ये Q2, ठीक है, ये Q1 और ये Q2 दे आर, इफ दे आर अनलाइक चार्जेस, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इस केस में तो थर्ड चार्ज विल बी प्लेस समवेयर आउटसाइड। इस केस में थर्ड चार्ज को आप कहाँ रखेंगे सो दैट इसको नेट फोर्स जीरो हो, तो इट हैज टू बी केप्ट आउटसाइड, है ना, दोनों के बाहर रखना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, थर्ड चार्ज विल ऑलवेज बी प्लेस्ड नियर द चार्ज ऑफ लेस मैग्नीट्यूड। जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके पास आप थर्ड चार्ज को रखते हैं सो दैट उस पर नेट फोर्स क्या हो सके, जीरो हो सके। तो इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये जो पूरी कहानी है, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ये जब लाइन इट विल बी डिवाइडेड, अगर इन बिटवीन रखा है तो आपका ये जो लाइन डिवाइड होगा, तो ये लाइन डिवाइड होगा इन द रेशियो ऑफ, मतलब ये अगर मान लीजिए कि ये वाला जो लेंथ है, इफ आई एम कॉलिंग इट एज let us say if I'm calling it as D1 and if I'm calling this as D2, तो तीसरे वाले चार्ज को जहां पर रखेंगे and let this whole distance be equal to D। तो इस केस में D1 की वैल्यू अगर लिखा जाए तो आप डायरेक्टली चाहें तो रट सकते हैं, नहीं चाहें तो आप मेथड लगा सकते हैं। और कैसे लगाएंगे मेथड वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। रूट Q1 मल्टीप्लाइड बाई D डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ Q2, एंड D2 की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, तो D2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट Q2 मल्टीप्लाइड बाई D डिवाइडेड बाई अगेन अंडर रूट Q1 प्लस ऑफ अंडर रूट Q2। ठीक है, ये आप डायरेक्ट या तो आप लगा लें या आप मेथड यूज कर लें, आप जैसे भी कर सकते हैं करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, पॉइंट नंबर थर्ड थ्रेड चार्ज कहते हैं इसमें, कि फॉर एग्जांपल तीसरा केस क्या हो सकता है कूलम्स लॉ से रिलेटेड, कि भाई आपसे ये कहते हैं कि भाई ये और ये आपकी दो बॉल्स हैं या दो बॉडीज हैं जिसपे चार्ज और मास ये Q और M, ठीक है, और ये एंगल थीटा बना रहा है, ये लंबाई L है। तो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि इस केस में अगर ये इस पे देखें तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा होगा, mg इधर लग रहा होगा, तो ये tan थीटा जो यहाँ पर बन रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय mg। इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, अभी प्रॉब्लम्स हम करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी।
तो ये पॉइंट्स हैं जिस पे प्रॉब्लम्स आपको बन सकते हैं। तो ये है कि इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम बनता है, जो मैंने आपको दूसरा केस बताया, इसको इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब कि जब नेट फोर्स जीरो हो। और तीसरा क्या होगा, तीसरा ये होगा कि स्प्रिंग्स लटका दिया और आप पे फोर्स फोर्स पूछा जा रहा है, तो ये तीसरा टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो जाता है जो आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है? कैसे पूछा जाएगा वो अभी हम सीखेंगे, वो एक अलग फैक्टर है कि कैसे होगा, बट इस तरह की चीजें हो सकती है जो आपको पूछी जाती है। सर नोट करिए और बताइए एकदम खटाखट। डन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? ये भाई सबने नोट कर लिया ना? एक ने बोल दिया कि नोट कर लिया है, बाकी बाकी ने भी नोट कर लिया है। मैं मान लेता हूं कि बाकियों ने भी नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फील्ड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर बारे में बात करें तो ये सर मान लीजिए चार्ज है और ये चार्ज है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज दिस डिस्टेंस ऑफ फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। इसमें कुछ कॉन्टिन्यूस बॉडीज की जो फील्ड होती है वो बड़े इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। कौन कौन सी? जैसे रिंग अगर है, मान लीजिए चार्ज रिंग है, चार्ज रिंग जिसपे चार्ज इज, let the charge is q spread uniformly over this ring and the radius of this ring is equal to r। और इसका यहाँ पर x दूरी पर इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इसको एक्सियल पॉइंट भी कहते हैं हम। इसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर टू द होल पे पावर 3/2। ठीक है, ये एक्सियल पॉइंट है सर। और इस एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होगा। ये पहला केस। दूसरा केस, अगर मान लो कि कोई आर्क है, इफ इट इज एन आर्क, ठीक है, ये कोई आर्क है, आर्क सर्कुलर आर्क, सच दैट कि इस पे आपने चार्ज किया हुआ है एंड द चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, शायद आप लोगों को याद हो। ठीक है, और ये मान लीजिए कि ये जो पूरा एंगल है, लेट दिस होल एंगल इज थीटा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी, तो ये लिखा जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, वेयर आर इज द रेडियस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा बाई 2, वेयर थीटा इज द टोटल एंगल, उसका हाफ कर देना है, थीटा बाई 2 ये एंगल है, थीटा बाई 2 ये एंगल है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है या रॉड है, ठीक है, ये तो आर्क हो गया, अगर इसी तरह से रॉड हो, रॉड, और उस पर आपने चार्ज किया हुआ, सो दैट द चार्ज डेंसिटी ऑन दिस इज लैम्डा, और इसके आर डिस्टेंस पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे आर डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के लिए अगर आप बात करें, होलो स्फीयर एंड होलो स्फीयर इज चार्ज, तो होलो स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर मान लीजिए कि इसका रेडियस स्मॉल आर है या कैपिटल आर है, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। पहला पॉइंट, ये आउटसाइड, आउटसाइड होलो स्फीयर, ठीक है, मान लो ये आउटसाइड, ये इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं, दिस पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज आर, r is greater than capital R, मान लो the total charge on this hollow sphere is equal to q, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा दैट वुड बी इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एट सरफेस, दूसरा पॉइंट सरफेस पर, एट सरफेस, सरफेस पे अगर हम देखें तो सरफेस पे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और लास्ट केस, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड तीसरा, इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर, अगर हम स्फीयर के अंदर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो। So these are the points related to, few of the points related to the electrostatic force and electric field। पहले इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए सर, आप कह रहे हैं कि आपने नोट कर लिया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन ऐसे है कि आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सर आई हैव टू राइट दिस क्वेश्चन बिकॉज बिना स्टेटमेंट के ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 centimeter is charged 10 microcoulomb. Another sphere, yeah, another uncharged sphere. Another uncharged sphere of radius 20 centimeter is allowed to touch it for some time. After that, the spheres are separated. Then surface charge density of spheres will be in the ratio of. ये क्वेश्चन एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एम्स में पूछा गया था 2002 में, और वही क्वेश्चन मैंने आपको दिया है यहाँ पर। इसका 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। ऑप्शन एक था कि 1:4, दूसरा ऑप्शन था सर, दूसरा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी इज वाज 1:3, ऑप्शन नंबर सी वाज 2:1 एंड ऑप्शन नंबर डी वाज 1:1। तीन ऑप्शन, 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन में गिवन थे, और ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन ये कहता है कि कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड टू 10 microcoulomb. Another uncharged sphere of radius 20 centimeter is allowed to touch it for some time. Another uncharged sphere of radius, मतलब उसका जो 20 रेडियस है वो डबल है, तो इसको अलाउ किया आपने टू टच द फर्स्ट स्फीयर विच इज द चार्ज्ड स्फीयर, उसको टच कराया आपने उसके साथ, और उसके बाद दे आर सेपरेटेड एंड आफ्टर दैट द स्फीयर्स आर सेपरेटेड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आफ्टर द सेपरेशन यू हैव टू फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दीस स्फीयर्स। क्लियर है? याद रखिएगा ये दोनों स्फीयर्स दे आर नॉट ऑफ द सेम रेडियाई। अगर ये दोनों स्फीयर सेम रेडियाई के होते तो उस केस में याद रखिए कि द चार्ज वुड हैव बिकम एग्जैक्टली इक्वल ऑन ईच अदर। मतलब आफ्टर द सेपरेशन दोनों पे जो चार्जेस होते हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं दोनों पे। बट बिकॉज द स्फीयर्स आर ऑफ नॉट द सेम रेडियस, तो इसका मतलब है कि इस पे जो चार्जेस होंगे that will not be divided in the equal ratio, that will be divided in a different ratio. ये कब इसका रिजल्ट 1:1 होता? तब जब इन दोनों स्फीयर्स का रेडियस सेम होता। बट यहाँ पर इन दोनों स्फीयर्स का रेडियस सेम नहीं है। तो इसमें एक बात याद रखिएगा, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट सा पॉइंट एक बता रहा हूँ, इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो चार्ज होता है फाइनल चार्ज, that would be equal to initial value of charges, that is q1 plus of q2 divided by radii का sum r1 plus of r2 multiplied by r1। ये आप लिख सकते हैं। ये किस पे लिखेंगे? वन ऑफ द स्फीयर पे जो फाइनल चार्ज होगा फर्स्ट स्फीयर पे। सेकंड स्फीयर पे जो चार्ज होगा दैट वुड बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट? सेकंड स्फीयर पे जो चार्ज आप लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? तो सेकंड स्फीयर पे अगर आप चार्ज लिखेंगे तो यहाँ पर r1 की जगह r2 कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा, बस r1 की जगह आप r2 कर देंगे। क्लियर है? तो Q2 फाइनल की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि Q2 फाइनल की वैल्यू कितनी होगी। तो Q2 फाइनल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से या नहीं? या फिर अगर आपको यहाँ से बात समझ नहीं आती है तो एक काम करिए, थोड़ा सा और आसान करता हूँ मैं इसको। देखिए मेरी बात समझिए, ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस मान लीजिए r1, ये दूसरा स्फीयर है, इसका रेडियस है r2। इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, इस पे कुछ चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, और इस पे चार्ज है q इज इक्वल टू 0। इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। बेटे एक बात बताओ, जब दो स्फीयर्स को आप कांटेक्ट में रख दोगे, तो दोनों स्फीयर्स को अगर आप कांटेक्ट में रखोगे तो व्हाई द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर? कैन यू टेल मी? चार्ज क्यों फ्लो करेगा? बिकॉज ऑफ द चार्ज डिफरेंस और बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाई डज द चार्ज फ्लोज? एनीबडी कोई बता सकता है मुझे? ये r1 है या r2 है? ये इसका q1 डैश है, ये q2 डैश है। चार्ज क्यों फ्लो करता है बच्चों? कैन एनीबडी टेल मी?
why the charge flows. Very good फातिमा, only फातिमा is taking interest I guess, ये उसी को सब पता है शायद। ठीक है, तो खैर, तो चार्ज फ्लो करता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो एक बात याद रखो यहाँ पर, बेसिकली ऑल्दो हमने अभी पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला नहीं बताया, बट आई होप कि आपको शायद पोटेंशियल का फॉर्मूला याद हो। फॉर द स्फीयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू बाई आर होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर द स्फीयर याद रखिए, के क्यू डिवाइडेड बाई आर होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एट द सरफेस, एंड आई होप कि आपने 11th 12th पास किया, 12th अभी अभी पास किया आपने रिसेंटली, तो आपको शायद याद हो। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सर के क्यू वन डैश अपॉन आर वन इज इक्वल टू के क्यू टू डैश अपॉन आर टू। ये तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली। ये आपने सर कैसे लिख दिया, बिकॉज हमें मालूम है कि फाइनल पोटेंशियल हैज टू बिकम इक्वल टू ईच अदर। तो फाइनल पोटेंशियल अगर इक्वल होना है तो ये ऐसे लिखा जाना चाहिए। ठीक है सर, ये ऐसे लिखा जाना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि सर दूसरी बात ये हो गई कि जो आपका Q2 डैश है वो Q1 डैश, ये दोनों वैल्यूज ये ऐसे लिखी हुई हैं। तो हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2 डैश, दोनों की वैल्यू नहीं पता, तो दो अननोन है। तो एक रिलेशन में यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि Q1 प्लस ऑफ Q2 इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 10। तो इनिशियल चार्ज जो होगा वो फाइनल चार्ज के बराबर होगा ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 डैश प्लस ऑफ Q2 डैश विल स्टिल बी इक्वल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्ज 10। समझे कैसे, ये कैसे लिखा, डिड यू अंडरस्टैंड? क्योंकि चार्ज का कोई डीके या चार्ज का कोई क्रिएशन नहीं होगा यहाँ पर, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, क्योंकि दो बॉडीज हैं तो चार्ज कंजर्व रहेगी, बिकॉज द टू बॉडीज आर कनेक्टेड टुगेदर, दे आर नॉट कनेक्टेड बाय अर्थ और समवेयर एल्स, तो इसलिए चार्ज कंजर्व्ड है। तो यहाँ से हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि सर Q1 डैश कैन बी रिटन एज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ Q2 डैश। ठीक है, तो इस वैल्यू को उठा के हम वहां रख सकते हैं, और यहाँ से हम K से K कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा सर Q1 डैश की जगह हम लिख सकते हैं 10 माइनस ऑफ Q2 डैश डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले का आपका Q2 डैश रेडियस कितना है सर 20 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग हियर? क्या सबको क्लैरिटी है? देख लो भाई, क्वेश्चन नोट कर लो, यहाँ तक का पोर्शन नोट करो, तो फाइनली मैं इसको सॉल्व करूं। यहाँ से यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ Q2 डैश, एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ Q2 डैश, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी इज नॉट अ बिग डील। ठीक है सर, तो यहाँ से आप को क्या निकाल लेना, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस Q2 डैश। तो देखिए सर, इसका 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 20 माइनस ऑफ Q2 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश। तो ये हो जाएगा, उधर ले जाइए तो 2 Q2 डैश है, दैट इज इक्वल टू 20। तो Q2 डैश की वैल्यू 10 आ रही है, ऐसा कैसे हो गया? क्या गलती हो गई रे? हाँ, गलती हुई ना, 20 और ये 2 Q2 डैश होगा ना ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 Q2 डैश। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 20। तो Q2 डैश की वैल्यू कितनी हो गई? Q2 डैश की वैल्यू हो गई 20/3। तो Q1 डैश की वैल्यू कितनी हो गई? Q1 डैश इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 20/3, तो दैट इज इक्वल टू 10/3। ये आ गया सर आपका चार्ज। तो चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं आप। चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होती है सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, तो आपको चार्ज डेंसिटी का रेशियो ही तो लिखना है, तो चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया सिग्मा 1 अगर हम लिखेंगे तो Q1 डैश की वैल्यू 10/3 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, और सिग्मा 2 अगर आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 20/3 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 20 का स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 10/3 अपॉन 4 बाई पाई 10 का स्क्वायर
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20/3 सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज रिस्पॉन्ड। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेज कर दूं सर इसको? अगर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो आई कैन इरेज इट। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे आते हैं सर। ये क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी 2002 का पहला वाला क्वेश्चन एम्स का था, ये दूसरा नीट का क्वेश्चन, नीट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ये मान लीजिए कि इट्स अ क्यूब लाइक दिस, ऐसे आपका क्यूब, इस पे चार्जेस रखे हुए हैं ऑन द वर्टिसेस ऑफ दिस क्यूब। If charges are placed on the vertices of the cube, the charges are minus q, minus q, minus q, minus q. Each of them are of minus q charge. All of them are identical, and all of the charges has the charge equal to minus q. There is a charge at the center, that is q. The side length of this is b. Edge length या side length जो भी कह लें आप, इसका b है। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इफ आइडेंटिकल चार्जेस माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर्स ऑफ द साइड बी, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। ओहो, एक इशू आ गया यहाँ पर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी नहीं कराया ना मैंने, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो नहीं कराया ना शायद। इस क्वेश्चन पे रुक जाए यार, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी नहीं बताया तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कर लोगे? तो डोंट डू दिस, इसको छोड़ दो, क्योंकि अभी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी आपको बताया नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और करते हैं कि सर मान लीजिए कि ये आपका, यहाँ मान लीजिए चार्ज है 2q, यहाँ पर चार्ज है मान लीजिए 4q, और ये दोनों सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ d। आपका क्वेश्चन ये है कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज of minus q must be placed along line joining two charges so that if net on it is zero। जल्दी से आंसर बताइए कि इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, कैसे सोचेंगे? तो देखिए सर, तीसरे चार्ज को हमें कहां पर रखना है, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए कि तीसरा चार्ज इस लाइन के अलॉन्ग हम कहां पर रखें सो दैट उस पे नेट फोर्स जीरो। तो तीसरे चार्ज को हम कहां पर रखें ताकि उस पे नेट फोर्स जीरो? तो तीसरा चार्ज, वेयर शुड यू प्लेस द थर्ड चार्ज सो दैट द नेट फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज इज इक्वल टू जीरो। तो एक बात याद रखो हमेशा, एक तो ये है कि डायरेक्ट फॉर्मूला रटा रटा है, वो एक अलग फैक्टर है, बट एक बात हमेशा याद रखो कि अगर दो चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस का मतलब है कि आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तो व्हेनेवर इट इज द केस ऑफ द लाइक चार्जेस, तो तीसरा चार्ज हमेशा इन बिटवीन रखा जाएगा और उसके पास रखा जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, उसके पास रखा जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड कम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अच्छा, क्यों तीसरा इन बिटवीन रखा जाएगा? तो हमेशा याद रखो कि ये इसलिए रखा जाएगा या इसलिए ऐसा किया जाएगा क्योंकि द पॉइंट इज कि तीसरे चार्ज पे नेट फोर्स अगर जीरो करना है तो फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, और साथ साथ उस फोर्सेस की जो डायरेक्शंस हैं वो ऑपोजिट होनी चाहिए। तो तीसरा चार्ज अगर आप इन बिटवीन रखेंगे तो खुद सोचिए आप, ये माइनस ऑफ क्यू है विच इज केप्ट इन बिटवीन, तो ये 2q वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये 4q वाला भी अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ टू फोर्सेज आर ऑपोजिट एंड डायरेक्शन ऑफ टू फोर्सेज आर ऑपोजिट। ठीक है, ये F1 ये F2 मान लो। अगर ये फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स आपस में निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आप अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए तो सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट यू कैन गेट इट एज जीरो। ठीक है, अगर ये दोनों डायरेक्शन सेम होती तो दे उस केस में नेट फोर्स विल नेवर बिकम इक्वल टू जीरो बिकॉज द नेट फोर्स विल एड अप बट इट विल नॉट सब्ट्रैक्ट टू बिकम इक्वल टू जीरो, राइट? तो ये रीजन है इसका, है ना। और
लोअर मैग्नीट्यूड वाले के पास क्यों रखेंगे? क्योंकि लोअर मैग्नीट्यूड वाले के पास इसलिए रखेंगे क्योंकि वो उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड वैसे ही कम है। तो अगर आप उसके पास रखेंगे तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, राइट। तो फोर्स को इक्वल करने के लिए, क्योंकि इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड 4q है, वो ज्यादा है, अगर इसके पास रख देंगे तो चार्ज भी ज्यादा हो गया और डिस्टेंस भी कम हो गया, तो फोर्स तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आपको फोर्स को जीरो करना है तो इसका मतलब है कि फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज इट शुड बी इक्वल एंड डायरेक्शन वाइज इट शुड बी ऑपोजिट। तो इसलिए जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उसके पास आप रखिए उसको, और दूसरे वाले से दूर रखिए, और फोर्सेस को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि नेट को जीरो करना है आपको। तो F1/F2, मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस आपकी x है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये बची हुई डिस्टेंस d माइनस ऑफ x हो जाएगी। तो ये दोनों को इक्वेट कर लीजिए सर, k इंटू 2q मल्टीप्लाइड बाई q। यू आर जस्ट राइटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, इसलिए आपने साइन ऑफ द चार्ज यूज नहीं किया यहाँ पर। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई कितना? 4q मल्टीप्लाइड बाई q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? d माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर। एंड वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो k q कैंसिल, 2 2 द 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा सर 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/d माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर। x की वैल्यू हमें निकालना है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो x की वैल्यू निकालने के लिए द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज टू टेक द स्क्वायर रूट बोथ साइड। मतलब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स कर दें, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 1/x इज इक्वल टू 2/d माइनस ऑफ x। तो सर d माइनस ऑफ x विल बी इक्वल टू 2x। ये तो हो जाएगा, देख लेना मैं कहीं कुछ गलती ना करूं। तो ये कितना हो जाएगा सर? यहाँ से ये 3x हो जाएगा, देखो d इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू d बाई 3। See if the simplification of mine is correct. So this is the final answer. नहीं, मैंने सिंप्लीफिकेशन गलत किया, किसी ने मुझे बोला नहीं। जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कहाँ लिया, तभी तो मैं कहूँगी इतना प्यारा सा आंसर कैसे आ गया। ठीक है, तो इधर रूट x प्लस ऑफ x हो जाएगा ये। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा d बाई रूट 2 प्लस 1। नाउ इट इज करेक्ट। हो गया सर? यस सर। ठीक है, तो इस फॉर्मेट पे एक क्वेश्चन काफी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट सर, अगर आपसे क्वेश्चन बोला जाए कि सर आपको ये बोला जाए कि यहाँ पर ये एक पार्टिकल, यहाँ पर एक पार्टिकल, सर आपसे बोला गया कि सर ये स्ट्रिंग की लंबाई l है, स्ट्रिंग की लंबाई की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आई एम नॉट गिविंग दैट। आपसे बोला गया ये वाला एंगल थीटा है, इस चार्ज का चार्ज q है, मास m है, चार्ज q है, मास m है, यहाँ से सस्पेंडेड है दोनों, एंड दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज x। आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स is x, find x in terms of q, m and theta। इसके टर्म्स में आपको पता करना है इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विलिब्रियम? ये पोर्शन तो आप लोग पढ़ रहे होंगे ना अभी तक, या पढ़ भी लिया होगा, वैसे तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाला पोर्शन आपने पढ़ लिया होगा। व्हाट डू वी मीन बाय इक्विलिब्रियम बेटे? सर मतलब किसी भी सेम लेवल पे। सेम लेवल का क्या मतलब होता है? और कोई जब नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स जीरो, वेरी गुड, सीधी बात है कि नेट फोर्स जीरो। यस फातिमा जी, नेट फोर्स जीरो। तो इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब होता है कि व्हेन द नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज जीरो, तो पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इसका ये मतलब नहीं होता कि रेस्ट में हो, या इसका ये मतलब नहीं होता कि मोशन में हो। सिंपल पॉइंट इज कि नेट फोर्स ऑन अ गिवन पार्टिकल इज शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स जीरो है, अब देखो इस पार्टिकल को अगर आप ध्यान से देखो, कोई भी एक पार्टिकल कंसीडर कर लो, दोनों ही आइडेंटिकल हैं, तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा ऐसे। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, तो इस पे टेंशन भी लगेगा। भाई टेंशन वेंशन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने अभी इसमें।
ये वाला एंगल आपसे बोला गया कि सर दिस एंगल इज थीटा, तो अनडाउटेडली दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा, तो ये वाला जो होगा सर दिस विल बी इक्वल टू टी cos थीटा, और ये वाला जो होगा सर दिस विल बी इक्वल टू टी sin थीटा। तो फॉर इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी बैलेंस्ड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स शुड बी बैलेंस्ड बाय अनदर वर्टिकल फोर्स। तो इसका मतलब है कि अगर इक्विलिब्रियम है तो टी sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ ई एंड टी cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही है कि नेट फोर्स जीरो हो, तो नेट फोर्स का मतलब हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करना चाहिए और वर्टिकल वाला फोर्स वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करना चाहिए। तो अब इसको देखिए, आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, टी sin थीटा अपॉन टी cos थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आप लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी। दोनों पार्टिकल के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो यही लिखा जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो टी कैंसिल sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा सर आपका। थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, तो आंसर में हमें x चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई सर अंडर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी tan थीटा। दिस इज योर रिजल्ट फॉर द x, that is the distance between the two particles in the equilibrium condition. If the two particles are hanged from the same point with the help of two strings, तो उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा in the equilibrium, this will be that distance. नोट करिए सर। डन, ओके गुड। तो आज इतना ही रहने दो, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास सर। आज इतना ही रहने दो, कीप इट टिल हियर, फर्दर अब नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सर।